नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GVR इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रश्न देख सकते हैं। आज मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो मैंने बाइलिंगुअल रखे हैं, क्योंकि कुछ हमारे भाई एवं बहनों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन को इंग्लिश में भी रखा जाए, तो मैंने उनकी डिमांड मान ली है। दोस्तों, अगर आपका भी अगर कोई सजेशन हो तो आप भी अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। अगर आपका सजेशन मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसे ज़रूर मानूंगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी ने नोटिस जारी करके अपने एग्ज़ाम एनालिसिस करने से और अपने क्वेश्चन को रिवील करने से मना कर दिया है। दोस्तों, ये मुझे कुछ हद तक सही भी लग रहा है, क्योंकि इससे जो है जो कम बच्चे पढ़ते हैं, जो वैसे बच्चे जो कम पढ़ते हैं उनको फ़ायदा भी मिल जाता है, और जो बच्चे सालों साल पढ़ते हैं उनको नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किया जाए, क्या पढ़ के एग्ज़ाम देने जाया जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे सही जवाब है जो प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसके टॉपिक को पूरा कर लिया जाए। क्योंकि दोस्तों, एसएससी साल में बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे CGL, CHSL, MTS, CPO, GD और सिलेक्शन पोस्ट। और हर जो एग्ज़ाम होता है उसको ऑन एन एवरेज 70 सेट्स उनको बनाने पड़ते हैं। 70 सेट्स में 25-25 क्वेश्चन आप जोड़ लीजिए, 70 इंटू 25 यानी कि लगभग 2000 के अप्रॉक्स 2000 क्वेश्चन लगभग उसको एक एग्ज़ाम के लिए बनाना पड़ रहा है। और करीब 6 एग्ज़ाम होते हैं साथ, तो 10,000 अप्रॉक्स मान के चलिए 10,000 नए क्वेश्चन तैयार करना असंभव है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, कहाँ से क्वेश्चन लाएगा? तो क्वेश्चन तो वही लाएगा ना जो पीछे उसने पूछ रखा है, वही है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी तो वही बनता है कि जो पीछे जो उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसी को वो रिपीट करेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको किया जाए। तो आज मैंने वही किया है, जो बहुत सारे वैसे क्वेश्चन जो कि बहुत बार रिपीट हुए हैं वो आज मैंने लाया है, और उसके साथ साथ उससे जो और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं आगे उसका मैंने पोस्टमार्टम भी किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के समक्ष पहला क्वेश्चन, ध्यान से इसे समझिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, श्रमिकों के कौशल और आवश्यक कौशल के बीच बेमेल ये किस प्रकार की बेरोजगारी है? अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स वर्कर्स हैव एंड द स्किल्स नीडेड, व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है? प्रच्छन्न, मौसमी या अस्थायी या संरचनात्मक? ठीक है। भारत में जो है दोस्तों वो 4 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। आप इस सवाल का जो जवाब है ये कमेंट बॉक्स में दीजिए, तब तक मैं ये चारों प्रकार आपको बताता हूँ, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आए तो आप इसे आसानी से कर सको, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। अगर आवश्यकता से अधिक श्रमिक अगर कार्यरत हों, ठीक है, मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी में 100 लोगों की आवश्यकता है। कितने लोगों की? 100 लोगों की आवश्यकता है, परंतु इसने 110 लोगों को नौकरी पे रखा हुआ है, मतलब 10 लोगों को ये क्या किया हुआ है, ज़्यादा रखा हुआ है। अब अगर इसको अगर कोई कहे कि हमें नौकरी चाहिए, तो क्या ये नौकरी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो उस प्रकार की जो बेरोजगारी होगी, जो व्यक्ति को नौकरी नहीं मिला, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएगी, ठीक है। हम आगे समझते हैं मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं। साल में दोस्तों 12 महीने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है दोस्तों। अगर कोई किसान है तो यहाँ पे वो खेत में काम कर रहा है 4 महीने, फिर ये 2 महीना काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे फिर से वो 4 महीने काम किया बुआई का, उसके बाद ये 2 महीना जो है वो कटाई उटाई में इसको लग गया, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये जो 2 महीना ये काम नहीं किया, 2 महीना इसको खेत में कोई काम नहीं है, मान के चलिए यहाँ पे इसने रबी फसल बोया है। क्या फसल? ये रबी फसल बोया यहाँ पे, ठीक है। अब रबी फसल बोने के बाद उसको जो है वो जायद फसल बोने का मन नहीं है, तो ये 2 महीना तो ये बैठा रहेगा, ठीक है। ये 2 महीना क्या करेगा? ये 2 महीना बैठा रहेगा। तो इस समय ये सोचेगा कि चलो 2 महीना बैठने से अच्छा है कि 2 महीना कहीं पे काम कर लिया जाए, जिससे कुछ पैसा अर्जित कर लिया जाए। तो ये क्या करेगा? उस समय ये नौकरी की तलाश करेगा। क्या करेगा? ये जो 2 महीना है, ये 2 महीना ये नौकरी की तलाश करेगा। लेकिन अगर इसको नौकरी मिल जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलती है तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाएगी? मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी, क्योंकि ये सिर्फ ये 2 महीने के लिए ही बेरोजगार है, उसके बाद तो वो काम पर ये लग ही जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो हम आगे देखते हैं, अस्थायी बेरोजगारी किसे कहते हैं। अस्थायी बेरोजगारी का मतलब हुआ दोस्तों, मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, वो कहीं पे अभी काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसको काम में मन नहीं लग रहा है या फिर वेतन उसको कम मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इस नौकरी को छोड़ देगा। क्या किया, ये इस नौकरी को छोड़ देगा, छोड़ करके ये दूसरे नौकरी की तलाश में लगा हुआ है, परंतु उसको क्या है कि अभी नौकरी उसको मिल नहीं पाया है। तो ये तो ज़रूरी तो नहीं है कि इसको ये हमेशा ये बेरोज़गार ही रहेगा, हमेशा इसको नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी तो कहीं ना कहीं इसको मिलेगा ही, ठीक है। तो क्या होगा कि इसको नौकरी मिलेगा, लेकिन अभी ये अनएम्प्लॉय है, मतलब कि इसको अभी रोजगार नहीं मिला हुआ है, ये बेरोजगार है, तो ये अस्थायी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये एक कंपनी है, अब इस कंपनी को 100 लोगों की आवश्यकता है। कितने लोगों की, 100 लोगों की आवश्यकता है, परंतु इसको जो लोग चाहिए वो ITI पास होने चाहिए। क्या, ITI पास होने चाहिए। अब यहाँ पे भी 100 लोग हैं, 100 लोग तो अवेलेबल हैं, परंतु इन 100 लोगों में से 60 लोग ITI पास नहीं हैं, 60 लोग जो हैं ITI पास नहीं हैं। एक मिनट दोस्तों, 60 लोग जो हैं वो ITI पास नहीं हैं, ठीक है। बाकी जो 40 लोग हैं वो ITI पास हैं, ठीक है, ITI किए हुए हैं ये। तो इन लोगों, ये जो 40 लोग हैं ये तो ये इस कंपनी में नौकरी पाने के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि उसको ITI पास चाहिए और ये 40 लोग ITI किए हुए हैं। परंतु ये जो 60 लोग हैं ये ITI नहीं किए हुए हैं, इसलिए ये नौकरी इनको नहीं मिल सकता है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है संरचनात्मक बेरोजगारी कहलाती है, क्योंकि जो कंपनी को जो कौशल चाहिए वो कौशल इसके पास नहीं है। भारत में ज़्यादातर इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, और यही जो है आपका राइट आंसर है, यही जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी इस बार रखा है, क्योंकि इस बार मेरे पास कमेंट आया था कि इंग्लिश में भी रखने के लिए। तो जिन्होंने भी कमेंट किया था मैं उनको थैंक्स बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आप कमेंट कीजिए, अगर कोई सजेशन है तो वहाँ पे आप हमें बताइए। आपका सजेशन अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसका पालन जरूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के सामने अगला प्रश्न। तिब्बती चंद्रमास के 10वें दिन लद्दाख में हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, हेमिस महोत्सव। यह त्यौहार निम्न में से किस भगवान को समर्पित है। द हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन लद्दाख ऑन द 10th डे ऑफ द तिब्बतन लूनर, सॉरी यहाँ पे लूनर होगा, तिब्बतन लूनर, LUNER लूनर मंथ। टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉर्ड्स इज दिस फेस्टिवल डेडिकेटेड। दोस्तों भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान पद्म संभव या भगवान गणेश। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि तिब्बत में दो जो फेस्टिवल है वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक तो हेमिस महोत्सव जो कि आपसे पूछा गया है, और एक जो है वो लोसर। कौन सा महोत्सव, लोसर महोत्सव, ये भी तिब्बत में ही मनाया जाता है। दोस्तों ये जो भगवान पद्म संभव हैं, भगवान पद्म संभव के जन्मदिन को समर्पित है, जो कि लद्दाख में बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। कौन थे, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे ये लद्दाख में। कौन सा संप्रदाय, तो बौद्ध धर्म के जो वज्रयान जो था वो, ठीक है, वज्रयान बौद्ध धर्म के संस्थापक थे लद्दाख के ये। और जो ये जो लोसर महोत्सव है ये तिब्बती नव वर्ष के रूप में मार्च में इसको मनाया जाता है। ये जो लोसर है किस रूप में मनाया जाता है, नव वर्ष के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हेमिस महोत्सव आया है तो आपको पता होगा कि हेमिस नेशनल पार्क आपने सुना होगा। हेमिस नेशनल पार्क जो है दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क ये जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ है, लद्दाख में है, आपको ये पता ही है। और जो भारत का सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, साउथ बटन आइलैंड। कौन सा, साउथ बटन आइलैंड, साउथ बटन आइलैंड, जो कि कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है, आपको पता होना चाहिए। और जो भारत का सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वो कौन था, तो हेली नेशनल पार्क, आपको पता है हेली नेशनल पार्क, जिसको अभी क्या कहा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच कौन सी नदी बहती है, तो रामगंगा नदी,
इसे भी आप याद रखिएगा, इसे भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों। रामगंगा नदी बहती है। ठीक है दोस्तों। और एक और जो है भगवान बुद्ध से समर्पित एक और जो त्यौहार है वो कौन सा है, तो सागा दावा। ये कहाँ मनाया जाता है, ये सिक्किम में मनाया जाता है। कौन सा, सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा, सागा दावा, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का आपको पता चल गया है आंसर, भगवान पद्म संभव। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। रत्नावली, नागनंद, कादम्बरी या प्रियदर्शिका। दोस्तों जो ये हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन ने क्या किया था, ये हर्षवर्धन 3 पुस्तक लिखे थे, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। ये जो 3 पुस्तक है ये कौन लिखा था, हर्षवर्धन। और ये जो कादम्बरी जो पुस्तक है, कादम्बरी, ये कौन लिखे थे, ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे एक कवि बाणभट्ट। कौन, बाणभट्ट। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे और इन्होंने ही कादम्बरी पुस्तक लिखा है। और इन्होंने हर्षवर्धन के का जो जीवनी है उसका नाम है हर्षचरित। क्या, हर्षचरित। हर्षचरित भी इन्होंने ही लिखा है। हर्षचरित जो बुक है वो भी बाणभट्ट ने ही लिखा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ये 3 पुस्तक जो रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया है। और ये जो कादम्बरी पुस्तक है ये हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है। तो राइट आंसर आपका कादम्बरी होगा। ठीक है दोस्तों, कुछ और पुस्तक जो है इतिहास से वो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस कौन लिखा दोस्तों, इसे लिखा विशाखा दत्त ने। कौन, विशाखा दत्त ने। और देवी चंद्र गुप्तम भी इन्होंने ही लिखा था। क्या, देवी चंद्र गुप्तम, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों पुस्तक जो है वो विशाखा दत्त ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, और 10 कुमार चरितम भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या, 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम जो है वो कौन लिखे थे, तो दंडी लिखे थे। क्या, दंडी। दंडी जो है उन्होंने लिखा था। और दोस्तों और जो कालिदास हैं उनकी पुस्तक आपको याद होना चाहिए, वो तो शायद आपको याद भी होगा, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये तो आपको याद ही होगा, कुमार संभवम। ठीक है, और एक जो है चरक संहिता। चरक संहिता जो है वो चरक ने जो है वो लिखे थे। और मृक्ष कटिकम जो है वो शूद्रक लिखे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लिख लीजिएगा, मैंने सिर्फ बोल दिया है। ठीक है, चरक संहिता चरक और मृक्ष कटिकम जो है वो कौन लिखे थे, शूद्रक लिखे थे। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा अगला प्रश्न। 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें, यह मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू वन चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। व्हेन वाज दिस फंडामेंटल ड्यूटी एडेड। ठीक है दोस्तों, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसको कब ऐड किया गया। ऑप्शन है 1976, 1978, 1986 और 2002। तो हम सबसे पहले इन सभी चारों वर्षों को हम पहले देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो 1976 में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42nd। कौन सा, 42nd। और इसमें क्या किया गया था कि समाजवादी, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, ठीक है, कॉपी पेन ले लीजिए और लिखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये जो शब्द हैं ये जोड़े गए थे। कब, तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, क्या, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही क्या जोड़ा गया था, तो संविधान में क्या जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 1976 में पहली बार 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन उस समय जो है वो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी दोस्तों, 10। और अभी कितना है, 11 है। अभी जो है मौलिक कर्तव्य टोटल 11 हो गए हैं। और जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा है, तो यही है, यही है 11वां मौलिक कर्तव्य। शिक्षा के जो अवसर है वो 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनको दिया जाना चाहिए। तो ये जो है 11वां है, यही कब जोड़ा गया ये पूछा गया है आपसे।
तो 76वां तो हमने क्लियर कर लिया, इसमें 11वां नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, इस समय जब जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये देख लीजिए हैं हम। अब 1978 देखते हैं दोस्तों। तो 1978 में जो है 1978 में क्या किया गया कि संपत्ति के अधिकार को, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो 44वां संविधान संशोधन था। और इसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको क्या किया गया था कि इसको जो मौलिक अधिकार है यहाँ से हटा दिया गया था। संपत्ति के जो अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटाया गया और इसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार। क्या बनाया गया दोस्तों, कानूनी अधिकार बनाया गया। और इसको कहाँ रखा गया है, तो इसको रखा गया है अनुच्छेद 300 के ए में, 300 के ए में इसको रख दिया गया है। ये मतलब ये अब जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं 1986 में दोस्तों 54वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा, 54th 54वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, क्या, जो सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, मतलब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, इनके जो न्यायाधीश हैं, इनके जो न्यायाधीश हैं, इनकी वेतन बढ़ाई गई थी। क्या हुई थी, तो इनकी जो वेतन है वो बढ़ाई गई थी। वेतन क्या हुआ था, इंक्रीज किया गया था। ठीक है दोस्तों, 2002 जो है, 2002 का जो संविधान संशोधन है ये जो है वो कौन सा था, ये 86वां संविधान संशोधन था। और इसमें जो है वो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसी में जो है वो क्या जो किया गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसे जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो 6 से 14 वर्ष के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये जो है 11वां मौलिक कर्तव्य है और इसे 2002 में जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर है 2002। अगर संविधान संशोधन पूछे है ना, तो ये 86वां होगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। दोस्तों ये आपको सबसे पहले तो इसका जो ईयर है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था ये जो है 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, 1951 से 56। दूसरी जो है 1956 से 1961 तक चला था। ठीक है, और तीसरी जो है 1961 से 1966 तक चला था। और उसके बाद जो 67-68 है ये गैप रहा था, 67 और 68। जो चौथी है 1969 से 1974 चला था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपके सामने ईयर लिख दिया है। अब आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तब तक मैं इसके बारे में आपको पूरा जो क्लियरिटी है वो मैं देता हूँ। हरित क्रांति के जो जनक हैं वो कौन है, तो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। कौन, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन। और इनको दोस्तों अभी हाल ही में क्या दिया गया है, तो इनको भारत रत्न दिया गया है। क्या दिया गया है, भारत रत्न। ये आप ध्यान रखिएगा, 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। वो 5 नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए वो 5 नाम लिखिए। ठीक है, भारत रत्न इनको जो है हाल ही में दिया गया है। ठीक है, और इन्होंने जो हरित क्रांति है वो 1965 से 1968 के बीच चलाई थी। 1965 से 1968 के बीच चलाई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, तो देश को खाद्यान्नों को आत्मनिर्भर बनाना। देश को जो है वो खाद्यान्नों पर क्या करना था, तो आत्मनिर्भर बनाना था, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना था, है ना। और सबसे अधिक जो वृद्धि हुई थी वो किस फसल में हुई थी दोस्तों, तो गेहूं और चावल के पैदावार में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, गेहूं और चावल, है ना। गेहूं और चावल की पैदावार में जो है वह सबसे अधिक वृद्धि की गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मैंने ईयर लिखा था, इसका राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और कौन किए थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन किए थे। हरित क्रांति के जनक
जनक जो है वो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इनको हाल ही में भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखते हैं अब हम जितने भी पंचवर्षीय योजना है वो सारे अभी हम देखते हैं क्या हुआ है किस पंचवर्षीय योजना में। तो पहली तो मैंने देख लिया 1951 से 56। हाँ, इसका मॉडल आप याद जरूर रखिए कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। कौन सा मॉडल? हेराल्ड डोमर मॉडल, सॉरी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और ये जो है इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? तो इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना है 1956 से 1961 के बीच चला था, मैंने आपको बता दिया। और ये किस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ये आप याद रखिएगा। और इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई थी? तो भारी उद्योग को, क्या? भारी उद्योग को इसमें बढ़ावा दिया गया था, है ना। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चली थी, जिसमें जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इसका जो क्या ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो जॉन रेतीले और S चक्रवर्ती। ये बहुत लोगों को याद नहीं होता है और ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। जॉन रेतीले और S चक्रवर्ती, जॉन रेतीले और S चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। और ये इसमें किस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था? तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य था। इसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाने का लक्ष्य रखा गया था। देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, ये रहा चौथी। इसको आपको पता है दोस्तों कि 1969 से 1974 के बीच जो है वो चलाया गया था। तो इसका जो लक्ष्य था वो लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास होना चाहिए और आत्मनिर्भरता भी जो है वो भी स्थिरता के साथ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं पाँचवीं। तो पाँचवीं जो पंचवर्षीय योजना है 1974 से 1978 के बीच चलाई गई थी। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 1978। आप बोलेंगे कि ये 4 ही साल क्यों रहा? दोस्तों ये 4 साल इसलिए रहा क्योंकि उसके बाद जो है सब केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, तो 1 साल पहले ही इसको क्या किया था? बंद कर दिया गया था। और जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी में जो है वो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्या? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा जो है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा क्या? पाँचवीं। क्या? पाँचवीं। उसके बाद दोस्तों 1978 से 1980 में जो है वो रोलिंग प्लान लाया गया था। ये आप याद रखिएगा। केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता इस समय चल रहा था। रोलिंग प्लान आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना। तो 1980 से 85 के बीच जो है वो छठी पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही थी। 1980 से 1985 के बीच ये छठी जो है वो चलाई जा रही थी। और जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है वो 1985 से 1990 के बीच जो है वो सातवीं चलाई जा रही थी, है ना, सातवीं। लेकिन ये जो सातवीं है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें भोजन, कार्य और उत्पादकता पर ध्यान दिया गया था। क्या क्या? भोजन, कार्य और उत्पादकता, इस पर ध्यान दिया गया था। भोजन, कार्य और उत्पादकता पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 1991, इसके बाद हमको ये चीज़ याद रखना होगा कि 1990 के बाद एक साल जो है 1991 में इस बार भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी। और क्यों नहीं बनी थी? कि इस समय भी केंद्र में राजनीतिक अस्थिरता जो है वो चल रही थी। उसके बाद आया 8वीं, है ना, 8वीं जो है पंचवर्षीय योजना 1992 में स्टार्ट हुई। 1992 से 1997 तक ये चलाई गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा, कब से कब तक? 8वीं 1992 से 1997। और इसी के समय जो है उदारीकरण लाया गया था। क्या दोस्तों? उदारीकरण, ये आप ध्यान रखिएगा। उदारीकरण, राजीव गांधी जी की सरकार आपको पता ही है। उसके पहले जो है 1 साल पहले जो है राजीव गांधी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है उदारीकरण लाया गया था। और क्या लाया गया था?
तो जो राजकोषीय और आर्थिक सुधार का प्रयास इसमें किया गया था। आर्थिक सुधार, नई आर्थिक नीति लाई गई थी, आपको पता ही होगा। उसके बाद जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना आई, और 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये कब से कब तक चली थी? 1997 से 2002। और इसमें क्या हुआ दोस्तों? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। क्या इसका लक्ष्य था? सामाजिक न्याय और समानता, सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। यह आप ध्यान रखिएगा। जो 9वां पंचवर्षीय योजना था उसका जो लक्ष्य था वो था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। ठीक है। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2002 से 2007 तक चली। कब? 2002 से 2007। और जो 11वीं थी वो 2007 से 2012 तक चली। और जो 12वीं है वो 2012 से 12वीं 2012 याद रखेंगे, ये 2017 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको पंचवर्षीय योजना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट रिवीजन आपको दिया है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज इट्स ओरिजिन इन महाराष्ट्र? गंगा, नर्मदा, गोदावरी या ब्रह्मपुत्रा? दोस्तों, हम सबका ओरिजिन स्थल पहले देखते हैं, तब तक आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो उत्तराखंड में गोमुख के पास है। उत्तराखंड में कहाँ है? गोमुख के पास है, जिसको क्या कहा जाता है? इस गंगोत्री। क्या कहा जाता है? एक मिनट, गंगोत्री। गंगोत्री से निकलती है क्या? गंगा नदी। और नर्मदा, नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक गांव से निकलती है। और विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के पर्वत श्रृंखला में कौन है? अमरकंटक। जो अमरकंटक है, अमरकंटक, ये कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी एमपी से ही निकलती है। और गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से ही निकलती है। कहाँ? नासिक जिले में पड़ता है त्र्यंबकेश्वर। सॉरी, त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ है? तो नासिक में है, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए जो ये कैलाश मानसरोवर है इसको राकस ताल भी कहा जाता है। क्या? राकस ताल भी कभी कभी आंसर में देता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और कैलाश मानसरोवर जो है वो कहाँ है? तो ये जो है ये तिब्बत में है। कहाँ? तिब्बत में। ये आप याद रखिएगा, तिब्बत में है। तिब्बत जो कि अब चाइना में, चाइना का हिस्सा है। ठीक है। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में किसका उद्गम स्थल है? गोदावरी का। हम नदी से रिलेटेड और भी देखेंगे, जैसे गोदावरी इसका आंसर हुआ है, और गोदावरी के बारे में हम पूरा डिटेल से भी देखते हैं। तो ये जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो गोदावरी। ये जो है ये सेकेंड सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा। क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो गोदावरी होगा। अगर पूछे कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है, तो भी गोदावरी होगा। अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा होगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ये इसकी सहायक नदियां पूछ लिया जाता है तो इंद्रावती आप याद रखिए, इंद्रावती आप एक याद रखिए, फिर पीगांग याद रखिए। क्या? पीगांग। और एक और आप याद रखिए, वेगांग। इसको वेनगंगा भी शायद बोला जाता है, वेगांग। वेगांग इसको आप याद रखिए। और एक और है प्रणीता। क्या? प्रणीता। ये जो 4 नदियां हैं ये आप याद रखना है। ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं, इंद्रावती, पीगांग, वेगांग और प्रणीता। दोस्तों, महाराष्ट्र जो है ये जो गोदावरी नदी है, जब ये महाराष्ट्र से निकलती है, एक मिनट मैं यहाँ पे पहले कुछ बना दूँ। ये रहा आपका भारत
ठीक है, ये भारत का नक्शा है और ये जो है यहाँ महाराष्ट्र से ये निकलती है, महाराष्ट्र से होते हुए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाती है और उसके बाद तेलंगाना में जाती है, ठीक है, तेलंगाना के बाद ये आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी सी जाती है और उसके बाद ये होते हुए यहाँ पे चली जाती है। इधर क्या है, तो इधर है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। तो आपको एक और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ दोस्तों कि भारत की जितना भी नदियाँ हैं, जैसे गंगा हो, नर्मदा हो, सॉरी नर्मदा नहीं, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ये जो हैं ये सभी कहाँ गिरते हैं, तो ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, क्योंकि भारत का जो ढलान है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, ऐसे पश्चिम से पूरब की ओर है। लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी भी हैं जो कि इधर गिरती हैं, और इस साइड कौन सा है, अरेबियन सी, अरेबियन सी मतलब अरब सागर है इस साइड में। भारत के पश्चिम में क्या है, तो अरेबियन सी है, और अरेबियन सी जो है, एक मिनट मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये रहा यहाँ पे आपका भारत का नक्शा था, ठीक है, ये भारत का नक्शा, यहाँ पे छोटी सी श्रीलंका, भारत का नक्शा, इस साइड क्या है, अरेबियन सी है, और इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है। इधर अधिकतर नदियाँ जो हैं भारत की वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, क्या आप बता सकते हैं, जी बता सकते हैं, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, NTSLM, मतलब N से हो गया नर्मदा, T से हो गया ताप्ती, S से हो गया साबरमती, L से लूनी और M से माही। ये आप याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, लूनी और माही। अगर पूछे डेल्टा ना बनाने वाली तो नर्मदा, ताप्ती भी आप आंसर लगाइएगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, आपसे पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है नर्मदा, ठीक है दोस्तों। और देखते हैं कि नर्मदा के बारे में तो देख ही लिए, और ये सब के बारे में तो देख लिया मैंने, गंगा देख लिया, नर्मदा देख लिया, गोदावरी देख लिया, हाँ ये ब्रह्मपुत्रा के बारे में थोड़ा देखते हैं। ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे आपको याद है दोस्तों, यहाँ पे जो है वो चाइना है, एक मिनट, यहाँ पे जो है वो क्या है, चाइना है, जो कि अब यहाँ पे तिब्बत था जो कि नेपाल के पास। अब क्या है कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये जब ये यहाँ से कैलाश मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से, तो तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। जब भारत में ये जब आती है, इधर भारत में आती है, भारत में आती है तो इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ चली जाती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में इसको क्या कहा जाता है, तो जमुना कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, क्या, जमुना। बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है, और इसे चाइना में सांगपो कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हम अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर सेशन अगर पसंद आया हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है, अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट कैन इशू अ रीट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा, आपसे हाई कोर्ट पूछा है, ठीक है, हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, ठीक है। इसका आप जवाब कमेंट में दीजिए, मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 32, आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, इसे कहा है संविधान की हृदय एवं आत्मा। क्या कहा है, संविधान, एक मिनट, संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसमें नागरिकों के लिए बहुत सारे अधिकार जो हैं वो दिए गए हैं। जैसे अगर किसी को भी अगर मान के चलिए अरेस्ट किया जाता है, पुलिस अरेस्ट करती है और उसको 24 घंटा के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो रीट जारी कर सकती है अनुच्छेद 32 के तहत। और रीट कितना प्रकार का होता है, तो रीट जो है टोटल 5 प्रकार के होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। वो 5 प्रकार हैं, कौन कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और
अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की जो रीट है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। और ये किस अनुच्छेद के तहत जारी करती है? तो आर्टिकल 32 के तहत। तो आर्टिकल 32 तो इस सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की नहीं। अगर आपसे पूछा जाता कि सुप्रीम कोर्ट मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है, तब आंसर आपका 32 होता, आर्टिकल 32। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर जो है आर्टिकल 32 नहीं होगा। अब देखते हैं आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 में कहा गया है कि भारत में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या होगा? भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट न्यायालय। भारत में क्या होगा? एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। किसके तहत? आर्टिकल 124 के तहत। और जो सर्वोच्च न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है, ये कहा गया है 129 में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में क्या कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा? प्रत्येक राज्य में एक जो है वो हाई कोर्ट होगा। भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा? एक हाई कोर्ट होगा। इसे आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 214 में कहा गया है। और आर्टिकल 226 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 226 ये हमें आदेश देता है कि उच्च न्यायालय जो है वो रीट जारी कर सकता है। मतलब जो हाई कोर्ट है वो रीट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसका राइट आंसर यही है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट के अनुसार पुराने उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण की नई सीमा क्या है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन बजट, व्हाट इज़ द न्यू लिमिट फॉर मुद्रा लोन्स फॉर प्रीवियस बोरोवर्स? ठीक है, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए। दोस्तों ये जो मुद्रा है, मुद्रा जो स्कीम है, मुद्रा लोन की शुरुआत जो है दोस्तों ये 2015 में की गई थी। और क्यों की गई थी? इसको की गई थी इसलिए कि आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे क्या हो और छोटे व्यवसाय जो हों या फिर जो छोटे जो उद्यमी हों उनको क्या मिले? सहायता मिले। और जिससे क्या होगा कि हमारे देश का आर्थिक विकास होगा और रोजगार भी क्या होगा? रोजगार भी बढ़ेगा। दोस्तों मुद्रा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछ लिया गया है, तो आपको ये याद रखना चाहिए। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनांस एजेंसी। कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ, सॉरी, AGENCY एजेंसी लिमिटेड, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, ठीक है, इसका ये फुल फॉर्म है। और इसको जो 2024 में जो बजट का जो सीमा है, जो 2024 का जो बजट पेश किया गया उसमें इसको कितना कर दिया गया दोस्तों? इसकी जो सीमा है वो 20 लाख रुपए कर दी गई। जब इसको स्टार्ट किया गया था उस समय इसकी जो सीमा थी वो कितना था? 10 लाख ही था। 10 लाख रुपए इसका सीमा था। 10 लाख रुपए किसी को भी दिया जा सकता था, परंतु इसका अब सीमा जो है वो 20 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और हम देखते हैं कि ये जो बजट है, बजट जो है वो हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 112 है, संविधान का अनुच्छेद 112 के तहत बजट पेश किया जाता है, परंतु संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान में क्या कहा गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें, उसमें ये सारी चीज़ कवर किए गए हैं अच्छे से, ठीक है। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान में, ठीक है दोस्तों। और जो संसद में जो ये जो बजट है वो कहाँ पेश किया जाता है? तो संसद में पेश किया जाता है। और कौन पेश करता है? वित्त मंत्री इस पर पेश किए हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। और ये वो जो उनकी 7वीं लगातार बजट थी, ठीक है। हम देखते हैं बजट की प्रक्रिया क्या क्या है। तो हमारा जो बजट है वो 6 चरणों से गुजरता है। कितने चरण से? 6 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। बजट, एक मिनट,
बजट की क्या होती है? सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। उसके बाद उस पर आम चर्चा किया जाता है। क्या होता है? आम चर्चा होता है, मतलब जनरल डिस्कशन उस पर किया जाता है। उसके बाद विभागीय समितियों द्वारा इसका जांच किया जाता है। क्या होता है? विभागीय समितियों द्वारा इसकी जांच की जाती है, मतलब स्क्रूटनी की जाती है। किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा। अनुदान की मांग पर फिर मतदान होता है। किस पे? जो अनुदान होता है, अनुदान की मांग पर मतदान किया जाता है। इस पे मतदान होता है, मतलब वोटिंग होता है। किस पे? तो ग्रांट्स पे, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। उसके बाद कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। मैं इस साइड आता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लाता है? कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ठीक है। कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, मतलब कि पासिंग ऑफ कट मोशंस। क्या किया जाता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। उसके बाद विनियोग विधेयक पारित होता है। क्या होता है? विनियोग विधेयक पारित होता है, मतलब पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग, विनियोग विधेयक। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद वित्त विधेयक का पारित हो जाता है, ठीक है, मतलब पासिंग फॉर फाइनेंस बिल फिर पास हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, उस पर फिर आम चर्चा होता है, उसको जो है जांच किया जाता है। किसके द्वारा? तो विभागीय समितियों के द्वारा। उसके बाद उसका जो अनुदान होता है उस पर उस पर मतदान किया जाता है। अनुदान जो मांग होती है उस पर सॉरी उस पर मतदान किया जाता है। उसके बाद कटौती प्रस्ताव पेश किया जाता है। उसके बाद विनियोग विधेयक लाया जाता है ना, उसको पारित करवाया जाता है। और उसके बाद वित्त विधेयक पारित हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा, इसको पूछ लिया जाता है, ये आपको लाइन से दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसका जो प्रक्रिया है वो आप क्रम में लगाइए। तो ये बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्लियर करवाया, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता है, 20 लाख हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है ना। निम्न में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी मौसम से संबंधित है ना, रबी फसल। विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स इज रिलेटेड टू रबी सीजन इन नॉर्थ इंडिया, है ना। चावल, ज्वार, मक्का या जौ। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप किसी सवाल का भी जवाब आसानी से दे सकते हैं, इसलिए मैं इसका पहले कंसेप्ट क्लियर करवाता हूं। तो भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। एक खरीफ फसल, क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, खरीफ, एक होता है खरीफ फसल, और एक होता है क्या, उसके बाद रबी फसल, उसके बाद होता है जायद फसल, जायद फसल। दोस्तों रबी फसल जो है वो जून के महीने में बोई जाती है। खरीफ फसल जो है वो जून के महीने में बोई जाती है। कब? जून में बोई जाती है और इसको अक्टूबर में काटा जाता है। जो रबी फसल होता है, रबी फसल को कब बोया जाता है? तो अक्टूबर में इसको बोया जाता है, ठीक है, यहाँ अक्टूबर में बोया जाता है। और उसको जो है कब काट लिया जाता है? तो फरवरी में काट लिया जाता है। जायद फसल जो है वो करीब फरवरी या फिर मार्च में भी इसको बोया जाता है, ठीक है, फरवरी या मार्च में। और इसको काटा कब जाता है? तो जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो आप देखिए ध्यान से। तो खरीफ फसल जो है, खरीफ फसल जून में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। इसमें सबसे जो फेमस है धान, फिर हो जाएगा ज्वार, मक्का, चाय इत्यादि। ये जो है खरीफ फसल के उदाहरण हैं। रबी फसल आप देखिए कि रबी फसल कौन कौन सा है। तो रबी फसल एक तो हो जाएगा गेहूँ, फिर जितनी भी दालें हैं, है ना, वो दाल जैसे कि चना का, मसूर, राहड़, मूंग, मटर, ये जो हैं सारे जो हैं वो रबी फसल हैं। और जायद फसल कौन कौन सा है? तो जो मौसमी जो फल होते हैं और जो सब्जियां होती हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, ये सब जो है जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो चावल, ज्वार और मक्का, ये कौन सा फसल है? ये तो रहा खरीफ फसल। बाकी आपसे पूछा गया रबी फसल, तो रबी फसल यहाँ पे देखिए जौ, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? जौ है। आगे बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न है,
अशोक ने अपने क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए खाली स्पेस को नियुक्त किया था। मतलब किसको नियुक्त किया था? अशोक ने। अशोका अपॉइंटेड ब्लैंक स्पेस टू सॉल्व द सोशल प्रॉब्लम्स इन हिज रीजन। समाहर्ता, न्यायाधीश, अमात्य या धम्म महामात्य। दोस्तों, सबसे पहले अशोक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूं कि अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित था, मौर्य वंश से। कौन सा? मौर्य वंश से ये संबंधित था। इसके पिताजी कौन थे? तो इसके पिताजी का नाम था बिंदुसार। आपने पढ़ा होगा बिंदुसार, है ना। और ये बिंदुसार जब मर गया तो उसके बाद जो है वो अशोक गद्दी पर बैठा। कौन? अशोक जो है वो गद्दी पर बैठा और लगभग अपने राज्याभिषेक के लगभग 8वें वर्ष कब? 261 में शायद, हाँ 261 ही है, 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व में इसने क्या लड़ा? तो कलिंग की लड़ाई लड़ी। कलिंग की लड़ाई हुआ, कलिंग युद्ध हुआ। और कलिंग जो युद्ध है, लड़ने के बाद अशोक ने क्या किया कि अपना जो हथियार था वो डाल दिया। वो बोला कि अब से मैं युद्ध नहीं करूँगा, और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है। कलिंग की राजधानियाँ बताइए कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। कहाँ? तोसली। और उसने जो बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म से ही ये जो धम्म शब्द है, धम्म की उत्पत्ति हुई। ठीक है, बौद्ध धर्म से ही धम्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म में धर्म को धम्म कहा गया है। ठीक है। और ये चारों जो शब्द हैं, ये चारों शब्दों के बारे में भी हम अभी देखेंगे। और अशोक से आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि जो बौद्ध धर्म जब ये अपनाया तो बौद्ध धर्म की शिक्षा ये किससे लिया था? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से। किससे? उपगुप्त। ये भी बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उपगुप्त। और भारत में जो शिलालेख का प्रचलन था वो अशोक ने ही शुरू किया था। शिलालेख आपको पता होगा कि कलिंग लड़ाई का वर्णन जो है वो 13वां शिलालेख में इसका है ना। कौन सा शिलालेख में? 13वां में। 13वां आप याद रखिएगा। ठीक है। हम इन शब्दों को देखते हैं। तो सबसे पहले समाहर्ता। तो प्राचीन भारत के समाहर्ता एक विशिष्ट क्षेत्र के लोगों से कर और राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था। ये क्या करता था? जो टैक्स था वो एकत्र करता था। क्या करता था? टैक्स एकत्र करने के लिए जिम्मेदार कौन था दोस्तों? तो ये जो समाहर्ता था वो। ठीक है। ये जो न्यायाधीश हैं, वो न्यायाधीश का काम था कि सबसे पहले तो ये न्यायाधीश जो है एक मजिस्ट्रेट के समान होता था। किसके समान? मजिस्ट्रेट। या कानूनी मामले की अध्यक्षता करता था, और यह सुनिश्चित करता था कि लोगों को न्याय मिले। क्या मिले? जस्टिस मिले। इसको लोग को जस्टिस मिले, इसलिए इसको न्यायाधीश कहा गया। अमात्य जो थे, अमात्य प्राचीन भारतीय प्रशासन में क्या था? तो अमात्य का मतलब होता था एक मंत्री या उच्च पदस्थ अधिकारी। ठीक है। अमात्य का मतलब क्या होता था? इसका मतलब था एक मंत्री, है ना, मिनिस्टर या उच्च पदस्थ अधिकारी जो कि सत्ता पे हो। और धम्म महामात्र का अर्थ क्या था? तो इसका काम था कि जो धम्म है, धम्म मतलब धर्म, धम्म मतलब बौद्ध धर्म। ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, है ना। और राजा को जनता की राय से रूबरू करवाते रहना कि जनता क्या सोचती है राजा के बारे में, जिससे क्या हो कि जनता की समस्याओं को समझा जा सके और उसका समाधान भी किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा धम्म महामात्य। ठीक है। इसका राइट आंसर है धम्म महामात्य। आपको ये चारों शब्द जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर समझ में ना आए तो आप इसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आपको इतना देर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने भी कमेंट किया था कि इंग्लिश में आप क्वेश्चन लाएं, तो उसके लिए मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन लाया। आप भी, आपका और भी अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। और इस चैनल को आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।